तो हेलो डे स्टूडेंट। क्या कर रहे हैं हम लोग? तो आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ध्यान से सभी लोगों को समझना है कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोगों को काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लो, ऑलरेडी काफी टाइम हो गया है। तो आई गेस सभी लोग जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी से ज्वाइन करो। और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बड़ा इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम लोगों का, फिजिकल केमिस्ट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहीं से कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, कि आप इस थर्मोडायनेमिक टर्म से समझते क्या हो। ठीक है। किस तरीके से आप डिफाइन करोगे थर्मोडायनेमिक्स को, अगर आपसे कोई पूछता है तो। ठीक है। तो एज द नेम सजेस्ट ना बेटा, थर्मोडायनेमिक्स, राइट। तो एक सेकेंड। एज द नेम सजेस्ट बेटा, थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स कंसिस्ट ऑफ बेसिकली टू वर्ड, दैट इज थर्मो एंड डायनेमिक्स। तो थर्मो का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है। थर्मो का मतलब होता है समथिंग, एक सेकेंड बेटा। ठीक है ना, फाइन। तो थर्मो का मतलब क्या होता है बेटा? थर्मो का मतलब होता है हीट, राइट। समथिंग विच इज रिलेटेड टू हीट। और डायनेमिक का मतलब क्या होता है? मोशन। यानी ये क्या है? द स्टडी ऑफ हीट एट मोशन। यानी जब हम हीट को स्टडी करते हैं, यानी द स्टडी ऑफ हीट एट मोशन इज नोन एज बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स। तो उसी को हम लोग थर्मोडायनेमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। ठीक है। द स्टडी ऑफ हीट एट मोशन इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है ये चीज सभी को, कि थर्मोडायनेमिक्स को आप कैसे डिफाइन करने वाले हो? चलो, ठीक है। यानी हीट एट मोशन, दैट इज हीट एट मोशन। कि भाई हीट जब मोशन में होता है तो कौन कौन सा बिहेवियर हम लोगों को देखने को मिलता है। यही बेसिक चीज है जो हम लोगों को कवर करना है। ठीक है। तो चलिए, द स्टडी ऑफ हीट और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, ड्यू टू द फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, देखो थर्मोडायनेमिक्स आप लोग ना फिजिक्स में भी पढ़ोगे और केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, दोनों जगह। तो यहाँ पे हम उसका केमिकल वाला पार्ट कवर करेंगे कि भाई किस तरीके से रिएक्शंस होता है, किस तरीके से वो केमिकल रिएक्शन पिक्चर्स में आ रही हैं। तो उन सबको हम लोग इसमें अपना कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप लोगों को आना चाहिए। इंपॉर्टेंट टर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं जो आप लोग को इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। क्या क्या टर्म्स है बेटा? जैसे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप सिस्टम किसको बोलते हो। ठीक है, कि सिस्टम, थर्मोडायनेमिक में सिस्टम, सराउंडिंग, ये सब के ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए पहले। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप सिस्टम किसको बोलते हो। तो अ सिस्टम इज अ स्पेसिफिक पोर्शन विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी, है ना। यानी जो सिस्टम है एक स्पेसिफिक पोर्शन है जो कहाँ है, विच इज अंडर द थर्मोडायनेमिक स्टडी, जो थर्मोडायनेमिक स्टडी के अंदर मिलता है हम लोगों को। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं अपना किससे? दैट इज सिस्टम से। तो ये हम लोग का सिस्टम कहलाएगा। तो सिस्टम इज अ बेसिकली अ पोर्शन। जैसे मान लो ये हम लोग पास बीकर दिख रहा है, तो इसमें सिस्टम क्या होगा? इसके अंदर जो केमिकल लिया है ना हमने, जैसे मान लो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो हम लोग का सिस्टम कहलाएगा। तो बेसिकली सिस्टम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अ सिस्टम इज ए स्पेसिफिक पोर्शन विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडीज। तो थर्मोडायनेमिक स्टडीज के अंदर कंसीडर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि बेटा ये हम लोग का सिस्टम होगा। नाउ व्हाट इज सराउंडिंग देन? तो एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, है ना। यानी सिस्टम के अलावा जो भी चीज दिख रही है वो हमारा क्या कहलाएगा? सराउंडिंग। यानी देखो लिखा भी है कि बी साइड सिस्टम द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज ऑल द अदर मैटर दैट कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? सराउंडिंग के नाम से डिफाइन करेंगे। ठीक है। समझ आया ये वाला चीज आप लोगों को, कि सिस्टम और सराउंडिंग कैसे डिफाइन कर रहे हो आप लोग? तो सिस्टम और सराउंडिंग कैसे डिफाइन कर रहे हो आप लोग? तो सिस्टम और सराउंडिंग हम लोगों का हो जाएगा बेटा कि अ सिस्टम इज ए स्पेसिफिक पोर्शन विच इज अंडर द थर्मोडायनेमिक स्टडीज। और सिस्टम हो जाएगा एनीथिंग विच इज आउटसाइड द सिस्टम। जैसे ये बीकर में जो केमिकल रखा है वो सिस्टम हो गया। तो इसके अलावा ये सारा चीज जो है वो किसके कैटेगरी में आएगा? वो हमारे सराउंडिंग के कैटेगरी में आने वाला है। किसके कैटेगरी में आने वाला है बेटा? सराउंडिंग के कैटेगरीज में। तो इन सब चीजों को भी थोड़ा सा हमें याद रखना है। डन। चलो, अब देखो, द रियल लाइक बीकर हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गया, ये हमारे रियल एग्जांपल्स हैं, है ना। उसी तरीके से बाउंड्री को अभी समझेंगे कि सिस्टम और सराउंडिंग को दो एक चीज सेपरेट कर रही है, उसको बोलते हैं बेटा बाउंड्री। समझ रहे हो? जैसे ये सिस्टम है अंदर, अब इसके बाहर
जो चीज है वो सराउंडिंग है। तो सिस्टम और सराउंडिंग को कौन सेपरेट कर रहा है? जैसे यहाँ पे देखो ये बीकर है, तो बीकर सेपरेट कर रहा है सिस्टम और सराउंडिंग को। तो इसी तरीके से जो हमारे पास बाउंड्रीज होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, ठीक है। एक इमेजनरी बाउंड्रीज होती हैं और कुछ हमारे पास रियल बाउंड्रीज होती हैं। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि किसको आप इमेजनरी बाउंड्रीज बोलोगे और किसको आप रियल बाउंड्री बोलने वाले हो, ठीक है। तो ये देखो, द रियल बाउंड्री लाइक बीकर हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गया, और इमेजनरी लाइक अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, सरफेस और लाइन विच सेपरेट टू और मोर सिस्टम, यानी जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर दे उसी को हम लोग बोलेंगे बाउंड्री, ठीक है। तो बाउंड्री से क्लियर हो गया, बाउंड्री किसको बोलने वाले हो? जो सिस्टम सराउंडिंग को सेपरेट करे। रियल भी हो सकता है, इमेजनरी भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, द बाउंड्री में बी डायाथर्मिक और एडियाबेटिक। तो दो तरीके की बाउंड्रीज होती है, डायाथर्मिक एंड एडियाबेटिक। अब क्या समझते हो आप इस मेथड से? दैट इज डायाथर्मिक क्या है, एडियाबेटिक क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हो आप लोग? तो ध्यान से समझो बेटा, ये डायाथर्मिक और एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं डायाथर्मिक की, तो डायाथर्मिक का मतलब होता है कि ऐसा जो अलाउ करे हीट को ट्रांसफर होना, है ना। और एडियाबेटिक वो बाउंड्री है जो हीट को भी पैसेज नहीं होने देती है। तो ये फर्क है दोनों में, एक जो हीट को अलाउ कर रही है ट्रांसफर होने के लिए और एक जो हीट को अलाउ नहीं कर रही है ट्रांसफर होने के लिए। तो उस तरीके से आप डायाथेर्मिक और एडियाबेटिक दोनों को डिफाइन कर सकते हो। जल्दी से बताओ ये वाली चीज क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, डायथर्मिक विच अलाउ पैसेज ऑफ हीट, और ये एडियाबेटिक क्या हो गया बेटा? एडियाबेटिक विच डज नॉट अलाउ पैसेज ऑफ हीट, जो पैसेज ऑफ हीट को अलाउ नहीं कर रहा है वो हम लोगों का हो जाएगा एडियाबेटिक। डन? जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है क्या सबको? चलो, सो आई होप क्लियर होगा, किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। चलो, वेरी गुड। अब देखिए बेटा, अब तीन तरीके के सिस्टम्स होते हैं। फर्दर अगर मैं सिस्टम को क्लासिफाई करूं तो तीन तरीके का सिस्टम होता है। एक को बोलते हैं ओपन सिस्टम, एक को बोलते हैं क्लोज सिस्टम, और एक होता है हम लोग का आइसोलेटेड सिस्टम। तो सिस्टम हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के बेटा? थ्री टाइप्स के। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ओपन सिस्टम किसको बोलोगे। तो एक ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है बेटा जिसमें मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी यह सिस्टम इन विच ट्रांसफर ऑफ बोथ मास एंड एनर्जी टेक्स प्लेस, उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? ओपन सिस्टम। तो हमेशा आज के बाद तुमसे कोई ओपन सिस्टम पूछे तो बता देना कि ओपन सिस्टम के अंदर मैटर और एनर्जी दोनों का क्या होता है? दोनों का ट्रांसफर होता है। यानी एन ओपन सिस्टम कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग। नाउ द बाउंड्री हियर इज नॉट सील्ड एंड नॉन इंसुलेटेड थर्मली, है ना भाई। जब अलाउ हो रहा है हीट का तो ऑब्वियसली नॉन इंसुलेटेड है, अगर इंसुलेटेड होता तो कैसे अलाउ होता हीट का? तो यहाँ पे क्या है कि ओपन सिस्टम में दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मैटर का भी और एनर्जी का भी। जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है ये चीज? हम्म। अब चलो, जब ओपन सिस्टम क्लियर हो जाता है तो नेक्स्ट आता है हम लोगों के पास क्लोज सिस्टम। कि ये क्लोज सिस्टम का क्या मतलब है भाई? तो क्लोज सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज मैटर विथ इट सराउंडिंग, राइट। हाउएवर इट कैन एक्सचेंज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, वर्क और रेडिएशन। मतलब यहाँ पे मैटर का तो नहीं हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, मास का नहीं हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन हीट का हो रहा है। तो जहां पे मास का ना होके हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज सिस्टम, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम। तो ये चीज हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज होगा एनर्जी, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मास का एक्सचेंज होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, हॉट वाटर कैप्ड इन अ क्लोज कंटेनर। अगर एक क्लोज कंटेनर लो और उसमें हॉट वाटर को आप रख दो तो क्या होगा बेटा? अगर आप हॉट वाटर को एक क्लोज कंटेनर में रख देते हो तो ऑब्वियसली जैसे ही आप क्लोज कंटेनर में रखोगे हॉट वाटर को तो वहां पे क्या देखने को मिल रहा है? वहां पे हम लोग को साफ साफ देखने को मिल रहा है बेटा कि ये क्या हो रहा है वहां पे कि पानी थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है ना। लेकिन पानी का ट्रांसफर तो नहीं हुआ, पानी तो वहीं का वही है, यानी पानी का ट्रांसफर नहीं हुआ, बस पानी ठंडा हो गया है थोड़ा सा, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा, इसी चीज को हम लोग डिफाइन करते हैं क्लोज सिस्टम के हिसाब से। तो जब भी कोई पूछे व्हाट इज क्लोज सिस्टम तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, यानी अ क्लोज सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज मैटर बट इट कैन एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग, ठीक है। जो हीट सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करता है और वो नहीं करता है मैटर। अब आता है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम बेटा बहुत कमाल का सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है? आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर एक्सचेंज मैटर
नॉर एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग। यानी आइसोलेटेड सिस्टम ना तो एक्सचेंज करता है मैटर को और ना सराउंडिंग ना एनर्जी को, ठीक है। यानी जो मैटर और एनर्जी किसी को भी, यहाँ पे मास का भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बेटा कि ये हम लोग का आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल होगा। किसका एग्जाम्पल होगा? आइसोलेटेड सिस्टम का। जल्दी बताओ भाई, क्लियर है ये चीज? आइसोलेटेड सिस्टम यानी एन आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर एक्सचेंज मैटर nor energy with its surrounding, or we can say that boundary of the system is sealed, और भी से कि यहाँ की जो बाउंड्री है वो isolated है। दो तरह के वॉल पड़े थे ना, डायथर्मिक और एडियाबेटिक वॉल, तो यहाँ पे एडियाबेटिक वॉल यूज होता है, तभी तो हीट का ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है। डन। एग्जाम्पल बताओ भाई, तो थर्मस फ्लास्क आपने देखा होगा, थर्मस फ्लास्क, उसमें किसी चीज को रख दो गर्म तो बहुत देर तक गर्म रहता है ना। तो थर्मो फ्लास्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम का हमारे पास बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आया समझ क्या सबको? बताओ एक बार, कंफर्म करो। डन। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। किसी को डाउट हो तो पूछ लो एक बार जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। एनीवन? किसी को भी डाउट हो इसमें, पूछो एक बार। नहीं है डाउट? चलो नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे एग्जांपल से मैंने और थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम को। ये रहा आपका ओपन सिस्टम, देखो यहाँ से मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है, दोनों का ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? इसको हम लोगों ने नाम दे दिया कि भाई ये ओपन सिस्टम है। ये देखो क्लोज सिस्टम का एग्जांपल बनाया मैंने, यहाँ पे इसको मैंने ऊपर क्लोज तो कर दिया है सिस्टम को, लेकिन फिर भी हीट का ट्रांसफर तो होगा ही है, मैटर का हो ना हो, बट हीट का ट्रांसफर तो यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है। तो ये हम लोग का एग्जांपल हो गया क्लोज सिस्टम का। ये आइसोलेटेड सिस्टम है जो कि फुल्ली पैक्ड है, बिल्कुल बंद है, इसके अंदर ना तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना मास का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये हम लोगों का क्या कहलाएगा बेटा? ये हम लोगों का कहलाएगा कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम का हमारा बेस्ट एग्जांपल हो गया। बताओ भाई, क्लियर है क्या? यहाँ तक समझ आया सबको किस तरीके से मैंने डिफाइन किया आइसोलेटेड और क्लोज्ड और ओपन को? चलिए, वेरी गुड। नाउ अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, दैट इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, है ना। तो एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? नाम से पता लग रहा है मैक्रो लेवल पे, मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच अराइजेस फ्रॉम द कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। उसी को हम लोग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं, यानी ऐसी प्रॉपर्टी सिस्टम की जो अराइज होती है लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज के चलते, दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो ये दो तरीके के प्रॉपर्टीज होती हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। तो इसी के बारे में हम लोग को स्टडी करना है कि आप इंटेंसिव किसको बोलोगे और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किसको बोलोगे और कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है मैक्रोस्कोपिक, उसको हम समझ लेते हैं, फिर उसको हम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में डिफरेंशिएट करेंगे। तो प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, विस्कोसिटी, डेंसिटी, ये सभी के सभी हमारी ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के अंदर आती हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑफ टू टाइप, कौन कौन से? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है और एक हम लोग का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सा बेटा? इंटेंसिव है और क्या है? एक्सटेंसिव है। तो ये दो तरह की प्रॉपर्टीज आप लोग को याद रखनी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब चलो बात करते हैं व्हाट इज इंटेंसिव एंड व्हाट इज एक्सटेंसिव। तो बेटा ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड ना करे उसको तो बोलेंगे इंटेंसिव, और ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करे, मतलब उससे फर्क पड़े प्रॉपर्टी में, उसको बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर से बताओ कैसे डिफाइन कर रहे हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जिसपे मास का कोई इफेक्ट ना हो, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जिसपे मास का इफेक्ट पड़े। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं अपनी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को। बताओ भाई जल्दी से, किसी को कोई भी डाउट हो यहाँ तो? क्लियर है? चलो देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, है ना। यानी वैसी प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। लाइक प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, है ना, सरफेस टेंशन हो गया, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये सब किसके एग्जांपल है बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल है। जल्दी बताओ भाई, क्लियर है वाली चीज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज? उसी तरीके से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएगा? तो बेटा देखो, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर,
आर कॉल्ड एक्सटेंसिव, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहा है। जैसे देखो वॉल्यूम, अगर मैं बोल दूं किसी चीज को ज्यादा बढ़ा दिया तो उसका वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स हो गया, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, मास हो गया, वर्क हो गया। सो ये सभी के सभी हमारे किसके एग्जांपल्स हैं बेटा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के। ठीक है, ये देखो ये सब इंटेंसिव है ऊपर वाले। बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपका, कलर हो गया, टेम्परेचर, लस्चर, हार्डनेस। तो ये सभी का सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मास पे डिपेंड नहीं करता। अगर मैं बोलूं कि एक रूम में, अबे बोला कि एक एक किसी सामान को रख दिया है, तो जितना वो टेम्परेचर फील कर रहा है उतना ही दूसरा भी टेम्परेचर फील करेगा। तो टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, उसका मतलब मास से कोई लेना देना नहीं है। जबकि वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, साइज हो गया, वेट हो गया, लेंथ हो गया, दे ऑल आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। यानी एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं बोलूं कि जितनी भी एनर्जीज होती हैं हमारे पास, ठीक है, कोई भी एनर्जी, चाहे आप काइनेटिक एनर्जी ले लो जो हाफ एम वी स्क्वायर हो रहा है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी ले लो जो एम जी एच हो रहा है, यानी जितनी भी ये एनर्जीज होती हैं ये सभी के सभी क्या फॉर्म की होती हैं बेटा? तो जितनी भी एनर्जीज हैं इन सबको ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि सब मास पे डिपेंड कर रहा है। देखो ध्यान से, सब में मास आ रहा है, एम आ रहा है फॉर्मूले में, तो सभी के सभी मास पे डिपेंड कर रहे हैं। तो वी कैन से दैट कि जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है ना, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, वो सभी के सभी क्या होते हैं? जो भी एनर्जीज होती हैं वो सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में लाई करती हैं। ठीक है, तो ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी आप लोग याद रखना। तो जब भी तुमसे कोई पूछे तो ये एकदम अच्छे से बता देना कि जितनी भी एनर्जीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वो सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंदर आती हैं। ठीक है, चलो भाई। अब देखो यहाँ पे लिखा भी है कि इट मे बी नोटेड दैट द रेशियो ऑफ द टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बिकम इंटेंसिव। तो ये बड़ी कमाल की चीज है। अगर दो मतलब किसी का रेशियो लूं दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का, तो उसका रिजल्टेंट हमें क्या मिलता है बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। उसका रिजल्टेंट क्या मिलता है हम लोगों को? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मिलता है उसका रिजल्टेंट। तो ये भी याद रख लेना है। ठीक है, यानी जैसे मास एंड वॉल्यूम दोनों के दोनों क्या है, हम सबको पता है एक्सटेंसिव है। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास भी एक्सटेंसिव, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव। तो जो डेंसिटी है ना, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। यानी हम ये समझ पा रहे हैं कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज इंटेंसिव। ठीक है, ये याद रख लेना आप लोगों को। समझ आया क्या? डाउट हो तो पूछो एक बार फटाफट। किसी को भी कोई भी डाउट हो बेटा, फटाफट पूछ लीजिए एक बार। पूछो। नहीं है? चलो। सिमिलरली अगर मैं बात करूं हीट कैपेसिटी की, ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो हीट कैपेसिटी होता है हम लोगों का, वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। बट अगर मैं मोलर हीट कैपेसिटी की बात करूं तो वो इंटेंसिव हो गया। ये कैसे भाई? अब मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब होता है हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल, है ना, यानी आपने उसको मोल से डिवाइड कर दिया। तो हीट कैपेसिटी और मोल दोनों क्या हो गए? एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव का रेशियो क्या आएगा? इंटेंसिव। तो हमेशा याद रखना एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव का रेशियो क्या आएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसलिए वो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में लाई करता है। क्लियर है क्या? बताइए एक बार फटाफट। समझ आ गया? है ना? तो ही जो यहाँ पे याद क्या याद रखना है, जो मास पे डिपेंड करेगा उसको तो हम बोलेंगे एक्सटेंसिव, और जो नहीं करेगा उसको बोलेंगे इंटेंसिव। और अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो लें तो जो रिजल्टेंट आता है वो हमारा इंटेंसिव होता है। क्या होता है? इंटेंसिव होता है। तो इस चीज को भी अपने दिमाग में एकदम हम लोगों को फिक्स रखना है। डन? चलिए। नाउ अब यहाँ पे पढ़ेंगे थोड़े से स्टेट वेरिएबल्स कि कितने तरीके के हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं और क्या कहानी है इन वेरिएबल्स की। ठीक है, किस तरीके से इन वेरिएबल्स के बारे में हम लोग अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं और समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म थर्मोडायनेमिक वेरिएबल? सो देखो ध्यान से, अ थर्मोडायनेमिक इज सेड टू बी इन सर्टेन स्टेट व्हेन ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टी आर फिक्स्ड। जैसे मैंने बोला कि इनकी सारी सारी प्रॉपर्टीज वहां पे, जैसे बोला कि एक पॉइंट पे इसका प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V1 है। उसके बाद एक दूसरा स्टेट लिया जहां पे इसका प्रेशर P1 से बढ़ के P2 हो गया, या P1 से घट के भी P2 हो सकता है। टेम्परेचर उसी तरीके से बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो उस प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं स्टेट वेरिएबल्स। क्या यूज करते हैं बेटा? स्टेट वेरिएबल्स। याद रखना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। यानी स्टेट वेरिएबल्स को आप कैसे डिफाइन कर रहे हो? स्टेट वेरिएबल्स को हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज सेड टू बी इन अ सर्टेन स्टेट when all of its properties are fixed and these properties are measurable and have a definite value। ठीक है, और any such property change, अगर ऐसे कोई भी प्रॉपर्टी चेंज होती है then the state of the system also change। तो वहां पे जो state of the system होता है वो भी
चेंज हो जाता है। ठीक है, द मेजरेबल प्रॉपर्टीज हेयर आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल, और यहीं पे मेजरेबल प्रॉपर्टी जितनी भी होती है उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे कि टेम्परेचर हो गया हम लोगों का, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, कॉम्पोजिशन हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, ये सभी के सभी हमारे क्या कहलाएंगे, स्टेट वेरिएबल्स की कैटेगरी में आते हैं, कि इनको हम स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है भाई, बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ क्या ये चीज? डन। डन। देखो बेटा, तो स्टेट फंक्शन में क्या हो जाएगा और पाथ फंक्शन, अब यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान से समझना इन चीजों को, कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को हम लोग किस तरीके से समझते हैं और डिफाइन करते हैं अपने। ठीक है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को, तो जरा ध्यान से देखो बेटा, किसको आप लोग स्टेट फंक्शन बोलोगे, किसको आप लोग पाथ फंक्शन बोलोगे। ठीक है, चलो देखो, यानी द फंक्शन ऑफ द सिस्टम whose values depends only upon the state of the system। ठीक है, यानी ऐसा फंक्शन सिस्टम का जिसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है स्टेट ऑफ द सिस्टम पे, मतलब सिर्फ इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे, इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि उसने इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैसे गया। जैसे मान लो ये मेरा कोई पॉइंट वन है और ये पॉइंट टू है, तो वो सिर्फ इस पे डिपेंड करती है कि उसकी वैल्यू वन पे क्या है और टू पे क्या है। वो इससे डिपेंड नहीं करती कि वन से टू आप ए के थ्रू गए हो या वन से टू आप बी के थ्रू गए हो, कौन से रास्ते से गए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ ये डिपेंड करती है कि भाई नंबर वन पे उसकी क्या वैल्यू है, नंबर टू पे उसकी क्या वैल्यू है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन, है ना। यानी स्टेट फंक्शन क्या हो गया हम लोगों का, बताओ डिफाइन करो। डन। तो बताओ जल्दी बताओ फटाफट। तो कैसे डिफाइन कर लोगे आप स्टेट फंक्शन को, तो दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ और मैनर बाय विच द स्टेट इज रीच आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन। द मोस्ट कॉमन वेरिएबल आर इन फैक्ट स्टेट फंक्शंस, लाइक प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ स्टेट फंक्शन। ये सभी के सभी किसके एग्जांपल हैं बेटा, स्टेट फंक्शन के एग्जांपल हैं। समझ आ गया? तो स्टेट फंक्शन को आपने कैसे डिफाइन किया, द फंक्शन ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यूज डिपेंड ओनली अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन। ठीक है, चलो भाई, तो स्टेट फंक्शन तो हमारा क्लियर हुआ। नाउ आप चलते हैं अपने पाथ फंक्शन की तरफ, कि भाई पाथ फंक्शन का क्या तरीका है। तो पाथ फंक्शन एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करता है कि कौन से पाथ से हम जा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो कोई एक बच्चा है, मैंने बोला कि उसका घर यहाँ पे है, ठीक है, एक बच्चे का इस होम इधर से है, तो एक तो रास्ता ये है कि वो सीधा अपने यहाँ से निकले, कोई भी बच्चा है, और सीधा अपने होम पहुंच जाए। दूसरा रास्ता ये है कि पहले वो यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर अपने होम पहुंचे। तो बेटा ऑब्वियसली अगर वो इस रास्ते के थ्रू जाएगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, है ना। जबकि अगर इधर से जाता है तो स्ट्रेट जल्दी पहुंच जाएगा। तो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि फंक्शन, ऐसे फंक्शन जो डिपेंड करते हैं डिस्टेंस पे, जो डिपेंड करते हैं पाथ पे, कि भाई मैंने कौन सा पाथ लिया, अगर मैं इधर से ज्यादा तो जल्दी पहुंच रहा हूं, मैं अगर उधर से जा रहा हूं तो मुझे टाइम लग रहा है। तो इस तरह की चीजों को हम लोग बोलते हैं पाथ फंक्शन। क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन। तो आई होप अब डिफाइन कर दोगे स्टेट और पाथ फंक्शन को। स्टेट फंक्शन क्या हो गया और पाथ फंक्शन क्या हो गया बेटा। तो स्टेट फंक्शन हो गया द फंक्शन ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड्स ओनली अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, और पाथ फंक्शन क्या हो गया, विच वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाई द पाथ फंक्शन। ठीक है, कि कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है पाथ फंक्शन। जैसे कि वर्क डन हो गया, हीट हो गया, ये सभी के सभी पाथ फंक्शन के एग्जांपल्स होंगे। डन। बताओ भाई जल्दी, क्लियर है?
देखो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में जरा ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारे प्रोसेस अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। क्या क्या प्रोसेस है बेटा? पहला एडियाबेटिक प्रोसेस, पहले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस। यानी इन दिस प्रोसेस द सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट विद इट्स सराउंडिंग। यानी ऐसे प्रोसेस में जो सिस्टम होता है डज नॉट एक्सचेंज, वो हीट को एक्सचेंज नहीं करता है सराउंडिंग के साथ। दैट इज नो हीट कैन फ्लो इन और आउट ऑफ द सिस्टम। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एडियाबेटिक प्रोसेस ले लो तो उसके लिए डीक्यू की वैल्यू जीरो हो गई है ना। यानी एडियाबेटिक प्रोसेस क्या हो गया कि ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट, जिसमें सिस्टम हीट को एक्सचेंज करता ही नहीं है विद द सराउंडिंग, इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है हम लोग का? क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो एक ऐसा प्रोसेस बेटा, अब एडियाबेटिक प्रोसेस में तो कोई हीट का ट्रांसफर ही नहीं हुआ, मतलब वहां पे डीक्यू कितना हो गया? जीरो। ये वर्ड याद रखना है, क्योंकि जब हम फर्स्ट लॉ को डिराइव करेंगे तो अलग अलग प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ हम लिखेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडियाबेटिक प्रोसेस में डीक्यू की वैल्यू जीरो होती है। कितनी होती है? जीरो, कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अब आते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस पे कि व्हाट इज आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल नाम से ही पता लग रहा है यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है। आइसोथर्मल यानी एक ऐसा प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डीटी की वैल्यू कितनी होगी? चेंज इन टेम्परेचर जीरो। भाई टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कहाँ से चेंज होगा? तो डीटी इज इक्वल टू जीरो। और अभी फर्स्ट लॉ से हम जानेंगे थोड़ी देर बाद कि अगर डीटी जीरो होता है ना, तो ये जो डीई है इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ये पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद, जब फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे कि इंटरनल एनर्जी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन होता है टेम्परेचर का। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डीई भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज चेंज इन इंटरनल एनर्जी कुछ है ही नहीं, बिकॉज चेंज इन टेम्परेचर जीरो है। तो अगर इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और वो टेम्परेचर ही जीरो हो गया, तो ऑब्वियसली डीई भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी हेयर हीट कैन फ्लो फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा इन ऑर्डर टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट। डन। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है हम लोग का आइसोबैरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है ये? आइसोबैरिक प्रोसेस। तो इस आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि ये आइसोबैरिक प्रोसेस हम लोगों का क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म आइसोबैरिक प्रोसेस। नाम से पता लग रहा है आइसोबैरिक मतलब बार, बार मतलब क्या हो गया? प्रेशर की यूनिट। यानी ऐसा प्रोसेस जहां पे प्रेशर कांस्टेंट हो। ठीक है, यानी द प्रोसेस विच कैरिड आउट एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड आइसोबैरिक। उसको क्या बोलेंगे? आइसोबैरिक। उसी तरीके से हमारा आइसोकोरिक के प्रोसेस क्या होता है भाई? जहां पे वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होता है, उसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस समझ आ गया, आइसोथर्मल आ गया, आइसोबैरिक आ गया, और अब आपको आइसोकोरिक प्रोसेस भी समझ में आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, चलो। अब there were four basic thermodynamic process can be represented in a graph। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में? ये रहा हम लोग का पहला आइसोबैरिक, ये रहा आइसोथर्मल, एंड ये देखो कैसे रिप्रेजेंट करें, मैं बताता भी हूँ आप लोगों को। ये प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है। तो बेटा सबसे पहला प्रोसेस कौन था? आइसो। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बात कर लेते हैं चलो आइसोबैरिक और आइसोकोरिक की। तो आइसोकोरिक का मतलब क्या था कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ यही बनेगा ना, एकदम कांस्टेंट है वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। तो ये देखो ये ग्राफ बन गया आइसोकोरिक का। उसी तरीके से आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये देखो ये बना दिया मैंने आइसोबैरिक का। तो ये तो एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो आपको क्लियर होगी, आइसोकोरिक और आइसोबैरिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आता है आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, जिनका इस स्लोप की तरह डायग्राम बनता है। तो इन चारों प्रोसेसेस को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो जब भी तुमसे कोई पूछे कि इन चारों प्रोसेसेस को आप डिफाइन करके दिखाओ, तो आप इस तरीके से इन चारों प्रोसेस को डिफाइन कर देना। आइसोबारिक क्या है, आइसोकोरिक क्या है, एडियाबेटिक क्या है और आइसोथर्मल क्या है। दिस इज रिलेटेड विद स्लोप। यस बेटा, ये आइसोथर्मल है, क्योंकि आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में आपने देखा होगा हो क्या रहा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में ना अभी हम डेराइव भी करेंगे चीजें। तो अगर आप देखो वहां पे तो जो पीवी होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। समझ रहे हो? यानी अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। तो ये होता है आइसोथर्मल के लिए कर्व। तो आप देख रहे हो कि जब यहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम है तो वॉल्यूम बिल्कुल कम है।
जैसे जैसे प्रेशर कम होता गया है, वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता गया है, बढ़ता गया है, बढ़ता गया है। तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है ये, एडियाबेटिक का भी और आइसोथर्मल का भी। ठीक है। यस, चलो वेरी गुड। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन का आंसर तो मेरे को जल्दी से फटाफट। आइडेंटिफाई द इंटेंसिव क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग, सभी लोग बताएंगे भाई। जब से मैं पूछ रहा हूँ अब आप लोगों की बारी है, जल्दी से बताओ। इसमें से कोई भी एक इंटेंसिव क्वांटिटी बताओ। आइडेंटिफाई द इंटेंसिव क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से आपको इंटेंसिव क्वांटिटी बताना है, बताइए। डी, कश्यप ने बोला है डी। ओके, तो आइडेंटिफाई द इंटेंसिव क्वांटिटी, तो पहला है एंथैल्पी टेम्परेचर, तो नहीं भाई एंथैल्पी तो नहीं है, वो तो एक्सटेंसिव है। वॉल्यूम टेम्परेचर नहीं, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है। एंथैल्पी एंड वॉल्यूम नहीं। टेम्परेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल सही बेटा, है ना। यानी ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है, टेम्परेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के दोनों हमारे किसके एग्जांपल्स होते हैं बेटा, हमारे एग्जांपल्स होते हैं ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के। चलिए, अब आपको इसमें से मैच करना है बेटा। कुछ चीजें हैं जो नहीं समझ आएगा मैं बता दूंगा, बाकी कुछ आप इसमें से मैच कर सकते हो। वो बताओ मेरे को जल्दी से। पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन का एग्जाम्पल क्या था? पाथ फंक्शन, फिर एक स्टेट फंक्शन, रिवर्सिबल प्रोसेस, फ्री एक्सपेंशन, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। ये डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वाला भी फर्स्ट लॉ के बाद क्लियर हो पाएगा तुम लोगों को, लेकिन बाकी तो कुछ आइडिया बताओ। सबसे पहले मुझे बताओ पाथ फंक्शन का किससे मैच कर सकते हो? पाथ फंक्शन कौन है इसमें से, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन, बस ये दो बता दो मेरे को। बताओ, बस पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन बता दो, इतना तो बता ही सकते हो, ये अभी भी किया है हम लोगों ने। पाथ फंक्शन कौन होगा, हीट या इंटरनल एनर्जी? बिल्कुल सही बेटा, है ना। तो कश्यप सुनाना ने बिल्कुल सही बोला है कि पाथ फंक्शन तो होगा आपका हीट, चलो ये बिल्कुल सही बात है भाई। यानी ए का तो होगा फोर्थ, ये कंफर्म हो गया। चलो, इसी से पता लग गया ए का फोर्थ सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वैसे यहीं से आंसर हो जाता वैसे तो। चलो फिर कोई बात नहीं, मुझे बी का बताओ एक बार। स्टेट फंक्शन कौन है इसमें से? स्टेट फंक्शन जो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, इंडिपेंडेंट होता है कि आप कौन से पाथ से गए हो, टोटली इंडिपेंडेंट, कि कौन सा पाथ आपने चूज किया है, डिपेंड्स ओनली अपॉन द, या सी। तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है बेटा, सही बोल रहे हो करण, जीएनवी जामनगर। सी ऑप्शन तो सही है। बी का क्या हो गया, यानी बी का हो गया इंटरनल एनर्जी, है ना, तो बी का हो गया 5। चलो वेरी गुड, तो ए का 4, बी का 5। अब मैं बताता हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस बेटा एक ऐसा स्लो प्रोसेस होता है, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस ना इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस है, याद रखना। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है हम लोग का, इनफाइनाइट स्मॉली स्लो प्रोसेस, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, इतना स्लो प्रोसेस होता है कि आप देखोगे तो बोलोगे कि नहीं प्रोसेस तो कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअली में हो रहा होता है, ठीक है। तो दे आर वेरी स्मॉल प्रोसेस। नाउ, अगर मैं बात करूं फ्री एक्सपेंशन की, तो ये भी फर्स्ट लॉ में समझाऊंगा आपको दोबारा, कि फ्री एक्सपेंशन के अंदर हमारा जो पी एक्सटर्नल होता है, ठीक है। अब ये क्या क्या बात हो रही है यहाँ पे वो ध्यान से समझना, कि फ्री एक्सपेंशन की बात हो रही है। तो फ्री एक्सपेंशन के अंदर जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो जीरो होता है, ठीक है। मतलब वहां पे एक्सपेंशन, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, उसके एब्सेंस में हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो फ्री एक्सपेंशन है उसके लिए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। फिर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, तो इसका मतलब क्या होता है, हम सबने पढ़ा हुआ है कि जो क्यू होता है ना, तो किस तरीके से फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते थे, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू प्लस डब्ल्यू, अब ये बोल रहा है फर्स्ट अभी करेंगे बेटा, इसको टेंशन मत लो। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू दे रखा है, फिर डब्ल्यू जीरो, डब्ल्यू जीरो कब होगा हमें पता है,
वर्क डन जीरो कब होगा? पी इंटू डेल्टा वी, यानी जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये पूरा वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो ये कहानी है बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज 3। ठीक है, तो ये हमारी पूरी कहानी हो गई इसके लिए। कोई डाउट नहीं है? चलो, अब मुझे बताओ बेटा, इसका आंसर वैसे मैंने टिक कर रखा है पहले से ही आपको, कि थर्मोडायनेमिक इज नॉट कंसर्न अबाउट। तो थर्मोडायनेमिक ना क्या हमें नहीं बताता है, देखो इसी का एक एडवांस वर्जन का चैप्टर हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स हम लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगा। यानी जो थर्मोडायनेमिक है वो ये तो बताता है कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं होगा, लेकिन ये किस स्पीड से रिएक्शन होगा इसके बारे में नहीं बताता है ना। यानी स्पॉन्टेनिटी के बारे में तो बताता है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन इस बारे में बिल्कुल नहीं बताता है कि रिएक्शन का रेट क्या होगा, कितनी जल्दी ये रिएक्शन होगा या कितना टाइम लगेगा इस रिएक्शन को कराने में। यानी द रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड, थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट कंसर्न अबाउट। ठीक है, यानी थर्मोडायनेमिक्स उसके लिए बिल्कुल कंसर्न नहीं होता है कि किस रेट से हमारा रिएक्शन प्रोसीड करेगा। डन? क्लियर है सबको? चलो भाई, अब आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन था, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए। तो अब एक था बेटा साइक्लिक प्रोसेस, तो एक छोटा सा और है ये साइक्लिक प्रोसेस, इसको भी बात कर लेते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है ना। यानी व्हेन अ सिस्टम इज अंडरगो अ नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट एंड फाइनली रिटर्न टू द इनिशियल स्टेट, मतलब जब वो अलग अलग स्टेट गया हो लेकिन बाद में वो रिटर्न कर गया हो इनिशियल स्टेट को, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। यानी फॉर सच अ प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। क्यों? देखो, मान लो कोई प्रोसेस ऐसे हो रहा है, ऐसे मैं बोला कि पॉइंट वन है, ये पॉइंट टू है, ये इनिशियल है या फाइनल है। तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कि इधर से गया, इधर से वापस आ गया। समझ रहे हो? यानी व्हेन द सिस्टम इज अंडर को नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट, मतलब अलग अलग तरीके से गया लेकिन वापस इनिशियल स्टेट पे ही आ गया, दोबारा जहां पे था वहीं आ गया, तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे? साइक्लिक। यानी फॉर सच अ प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी और डीवी एंड चेंज इन एंथैल्पी इज जीरो, तो उसके लिए चेंज इन एंथैल्पी वगैरह या चेंज इन इंटरनल एनर्जी वगैरह क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एंड डी एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी, जो भी चेंज वाली वैल्यू है, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, ये सब इसके लिए जीरो होगा। क्यों जीरो हो रहा है बेटा बताओ? क्योंकि ये सभी के सभी है स्टेट फंक्शन, और स्टेट फंक्शन डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। अब यहाँ तो इनिशियल और फाइनल दोनों पोजीशन सेम है, समझ रहे हो? इनिशियल और फाइनल दोनों पोजीशन ही सेम हो गई, इनिशियल से निकला और दोबारा इनिशियल पे ही आ गया, तो यहाँ पे कहाँ हुआ कुछ भी चेंज, है ना। इसीलिए साइक्लिक प्रोसेस में डी मतलब इंटरनल एनर्जी ले लो, एंथैल्पी ले लो, एंट्रोपी ले लो, सब जीरो होता है। ठीक है, अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ये तो बता ही दिया है कि रिवर्सिबल प्रोसेस आर द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इनफाइनाइटली slowly or in an ideal process which takes infinite time for its completion। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें बहुत टाइम लगता है, इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस है। ठीक है, और एक आइडियल प्रोसेस है जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसको कंप्लीट करने में। ठीक है, अब देखो, द डायरेक्शन ऑफ दिस प्रोसेस कैन बी रिवर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और इसकी डायरेक्शन को, इस प्रोसेस की डायरेक्शन को कभी भी रिवर्स किया जा सकता है। यानी द डायरेक्शन ऑफ दिस प्रोसेस कैन बी रिवर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। Now, such process is an ideal process where every intermediate state is in equilibrium with the others। यानी ये एक ऐसा आइडियल प्रोसेस है जहां which every intermediate state is in equilibrium with the other, जहां पे हर एक इंटरमीडिएट स्टेट एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम होता है। दिस मींस इन द रिवर्सिबल प्रोसेस सिस्टम कैन ब्रॉट बैक टू इनिशियल स्टेट विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग, है ना, क्योंकि हर समय इक्विलिब्रियम हो रहा है तो इसको कभी भी इसके इनिशियल स्टेट में लाया जा सकता है विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग। ठीक है जी, तो ये हो गया हम लोग का पूरा। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस उसका उल्टा कर दो, यानी हुज डायरेक्शन कैन नॉट बी रिवर्स इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये एक डिफरेंशिएशन है आपका, डिफरेंस बिटवीन द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, कि क्या होता है हम लोग का रिवर्सिबल प्रोसेस और क्या होता है हम लोग का इरिवर्सिबल प्रोसेस। डन? यानी रिवर्सिबल प्रोसेस में होगा इट इज एन आइडियल प्रोसेस विच टेक इनफाइनाइटली टाइम फॉर कंप्लीशन, और इरिवर्सिबल में विच कैन टेक फाइनाइट टाइम फॉर द कंप्लीशन। नेक्स्ट, इसमें किसी भी स्टेज पे इसको दोबारा इक्विलिब्रियम में लाया जा सकता है? उसको नहीं लाया जा सकता।
अब इंपॉर्टेंट है, वर्क ऑब्टेन्ड इज मैक्सिमम इन रिवर्सिबल प्रोसेस, जबकि वर्क ऑब्टेन्ड इन प्रोसेस इज नॉट मैक्सिमम, रिवर्सिबल मैक्सिमम नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस हो गए हमारा दोनों प्रोसेस के बीच। तो आई होप सबको क्लियर हो गया यहाँ तक। कल फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट बेटा, बिकॉज आज ऑलरेडी हमारा टाइम हो गया है। सो किसी को अगर कोई डाउट हो तो एक बार पूछ सकते हो मेरे से आज की क्लास को लेके। फिर यहीं से कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के साथ। पूछो बेटा जल्दी, किसी को कोई भी डाउट हो तो। कोई डाउट नहीं है किसी को भी? चलो तो एंड करते हैं फिर।